जहाँ पर इस नए मांगा के चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और एक बंदा कहता है तुम्हारी एंगेजमेंट ग्रैंड डचेस बेल्ड्रोवा के साथ फिक्स हो चुकी है और मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा इसका क्या मतलब है। फेडा नोजरोवा बताया जाता है ग्रैंड डचेस के साथ एंगेजमेंट। ये शब्द कुछ और नहीं बल्कि एक नोवेल के लिए मौत की सजा वाले शब्द हैं। यहाँ पर सिर्फ दो चॉइस हैं, या तो एंगेजमेंट को तोड़ दो और अपनी फैमिली से गायब हो जाओ और इसे एक्सेप्ट करने के बाद टुकड़ों में काटे जाओ। लेकिन मैं एक फैमिली का पार्ट बनना चाहता हूँ। कमजोर सा नाइट फैमिली का तीसरा बेटा एक कुकुम्बाई से जन्मा था। लोग भी उसे ट्रेनिंग करते हुए देखकर कहते हैं क्या वे आज भी ट्रेनिंग कर रहा है? आखिर इसका क्या मतलब है? वह तो सिर्फ एक ही सेम लेवल पर अटका हुआ है। यह तो एकदम बेकार है, चाहे यह कितना ही ट्राई क्यों ना कर ले, इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। एमसी भी मन में सोचता है मेरी साइड पर कोई भी नहीं था, फिर भी मैंने इसे इंड्योर किया। मैंने सोचा अगर मैं ट्राई करूंगा और भी ज्यादा ट्राई करूंगा तो मुझे भी किसी ना किसी दिन एक्नॉलेज किया जाएगा। तभी उसका भाई वहां पर आता है और कहता है फ्रेडा मैंने तुम्हारे बारे में एक काफी इंटरेस्टिंग सा र्यूमर सुना है। क्या तुमने सच में एक नाइट ट्रेनिंग की स्टार्टिंग की है? लगता है तुम्हें किसी चीज के बारे में काफी बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारे पास स्टार्टिंग से ही कोई भी राइट नहीं था, वो भी उन बेकार की ब्लू आंखों के साथ। एमसी सोचता है मैं तो सिर्फ अपनी फैमिली से एक्नॉलेज होना चाहता था, लेकिन उन्होंने भी अपनी नजरें मुझसे चुरा ली और मुझे अकेला छोड़ दिया। एमसी भी अपने सर्वाइवल के रास्ते को चुनता है और कहता है कि मैं फैमिली को छोड़ने जा रहा हूँ। जिसके ऐसे डिसीजन को सुनने के बाद उसके फादर के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। वे कहते हैं ठीक है और अब से तुम इस फैमिली के कोई भी हिस्से नहीं हो। जहाँ पर अगले दिन हमारे एमसी को अपने बोरिया बिस्तर के साथ बाहर निकाल दिया होता है और छोड़ दिया होता है इस दुनिया में एक अकेला पर्सन। एमसी भी मन में सोचता है उन्हें यहाँ तक पता था कि मैंने कितना हार्ड ट्रैक किया था इस सब के लिए। मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा और इस तरीके से मुझे फेंकने के लिए उन्हें रिग्रेट कराऊंगा। और उसी दिन मैं बना एक मेज। मैं एक मेज के तौर पर 18 साल की उम्र में ही अवेकन हो चुका था, लेकिन फिर भी हमारे एमसी को पीटा जाता है और कुछ लोग कहते हैं क्या तुम इस एज में भी मेज बनने के बारे में सोच रहे हो? एमसी वही बताता है कि यह दूसरे ट्रेनिंग्स के मुकाबले में काफी ज्यादा ही लेट था और लोग भी उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं इतनी लेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने की वजह से। हर एक मेज अपनी इनर पावर का यूज एक ड्राइविंग फोर्स के जरिए करता है और वह उन लोगों से भी कहता है चाहे मैं इन चीजों के बारे में ना भी समझूं फिर भी यह मेरे लिए मैटर नहीं करता है। जहाँ पर हमारे एमसी का माना रेड कलर का होता है जिसे देखकर वे लोग भी चौंक जाते हैं। वे कहते हैं क्या ये माना? यह तो एक रेड सर्कल है। एमसी भी कहता है मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा माना नफरत और प्रतिशोध की भावना से बना हुआ है। और तभी वे अपनी मैजिक पावर से करता है काफी खतरनाक सा ब्लास्ट और उन सारे ही बंदों को अच्छी तरीके से पेल चुका होता है। वह जब मैं एक आर्किमिस्ट के तौर पर सिक्स्थ सर्कल पर पहुंच चुका था तो वह जगह जिस पर मैं सबसे पहले लौटा था वह था मेरा घर, मेरी फैमिली। मैंने उन सर्वेंट्स जो कि मेरी काफी ज्यादा ही निंदा करते थे उनको उनके ही हाथों से मरवा डाला और फर्स्ट और सेकंड यंग मास्टर के बीच में इतनी नफरत बढ़ दी कि उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को मार डाला। और फैमिली के फादर जिनसे मैं सबसे ज्यादा ही नफरत करता था इस जिंदा नरक को अपने सामने देखने के बाद वे भी टूट गए और अपने आप को मारने की भीख मांगने लगे। एमसी भी उसके पास आते हुए कहता है इसे ध्यान से देखो फादर, क्या यह आपकी वही फैमिली नहीं है जिसे आपने काफी मेहनत से बनाया था? और इसी तरीके से उसने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर डाला और जितनी भी चीजें रोज नवा फैमिली से कनेक्टेड थी उन वे सारे ही वैनिश हो चुकी हैं। लेकिन हमारी एमसी की आंखों में अभी भी रेड कलर का माना होता है। वह कहता है नहीं यह काफी नहीं है। एमसी बताता है मेरी नफरत और गुस्सा कम होने के बजाय यह पूरे कॉन्टिनेंट से होता हुआ गुजरा और ना जाने कितने लोगों की मौतें हुई। इसके रिस्पॉन्स में अनगिनत पावरफुल लोगों ने अपनी स्वॉर्ड को मेरी तरफ कर दिया। जहाँ पर लोग उससे कहते हैं तुम कमीने, तुमने एक पूरी फैमिली को खत्म कर दिया, क्या यह तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तुमने काउंटलेस लोगों को मारा और अब भी तुम ऐसी बेकार की बातों को कर रहे हो। फ्रेडा इस कॉन्टिनेंट का दुश्मन, हम तुम्हारा जजमेंट करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं जिंदा बच गया और मैंने अचीव किया ह्यूमंस की लिमिट का सबसे हाईएस्ट सर्कल, एर्थ सर्कल, जिसकी वजह से रॉयल फैमिली तक ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। इस तरीके से मैं बन चुका था एक ग्रेट मेज, क्योंकि अब उन लोगों के साथ मैंने ऐसा कुछ बुरा कर दिया था जिस वजह से वे जरूर से ही मेरे पीछे अपना बदला लेने जरूर आते। तो मुझे भी अब स्ट्रॉन्गर बनना था ताकि मैं हर किसी को क्रश करके रख सकूं और मुझे पहुंचना था डेमी गॉड के रियल्म तक, यानी कि 9th सर्कल तक। मुझे चाहिए थी एक ओवरवेलमिंग पावर और इस 9th सर्कल को पाने का एक अल्टीमेट इंग्रेडिएंट है, हाँ भाई सही समझ रहे हो, एक ड्रैगन का दिल।
एक क्रिम्सन ड्रैगन जो कि है ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा, और यही वह कारण था जिस वजह से उसने शुरुआत में ही इससे एंगेजमेंट करने से मना कर दिया था, क्योंकि आखिरकार एक ह्यूमन किस तरीके से एक ड्रैगन के साथ शादी कर सकता है। और अब हमारे एमसी को इसी डचेस यानी कि इसी ड्रैगन का हर्ट चाहिए, और हमारा एमसी भी कहता है सच में भाग्य कितना निर्दयी है। अगले सीन में हम उस ड्रैगन को देखते हैं जिसकी हालत इस टाइम पर काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वह कहती है सोचा जाए तो जो कि मेरा फियांसे होना चाहिए था वो मुझे मारने आया है। ड्रैगन से फाइट करते करते हमारे एमसी की भी हालत खराब हो चुकी होती है। एमसी भी कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे हाथों से शांति से मर जाओ टायरेंट वेल्ड्रोवा। ड्रैगन भी कहती है मुझे पता है मुझे टायरेंट कहा जाता है, लेकिन क्यों? मैंने आज तक कभी भी अपने आप को ह्यूमंस के सामने नहीं दिखाया, यहाँ तक कि तुम्हारे जन्म से पहले तक भी, और मैं अब तक यहाँ पर ह्यूमंस की दुनिया से एकदम दूर रही। आखिरकार तुम्हारे अंदर मेरे लिए किस तरीके की नफरत भरी हुई है? एमसी भी कहता है क्या तुमने कुछ नहीं किया? तुम ही हो मेरे दुर्भाग्य का कारण। तुम्हारी वह बेकार की लालसा अपने फियांसे को ढूंढने की, जिसकी वजह से मुझे मेरी फैमिली से भी निकाल दिया गया। ड्रैगन भी कहते हैं क्या ये मेरा फॉल्ट था? एमसी भी कहता है हाँ, एक लालची ड्रैगन अपने साथी के तौर पर एक ह्यूमन को चाहती थी, और वही लालच मेरे दुर्भाग्य का कारण बना। क्या तुम्हें पता भी है? जिसकी बातों को सुनकर ड्रैगन भी कांपने लगती है। वे कहती क्या ऐसा है? एमसी भी उसकी ऐसी हरकत को देखकर मन में सोचता है ये है अभी अभी क्या था, छोड़ो ये चाहे कुछ भी हो, अब इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया अपने माना को रिकवर करने का। अगर मैं इस पर सिर्फ एक फाइनल अटैक कर दूं तभी वह ड्रैगन कहती है ठीक है मैं समझ गई, और ऐसा कहकर वह अपने ड्रैगन वाले हाथ को आगे बढ़ाती है। एमसी को लगता है कि वह उसके ऊपर अटैक करने वाली है, इस वजह से वह भी अपने मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर चौंक जाता है। उसके चेहरे पर गिरता है ड्रैगन का ब्लड, जहाँ पर वह ड्रैगन अपने सीने को चीरने लगी होती है। वह भी मन में सोचता है कि हाँ यह अपने आप कोई चोट क्यों पहुंचा रही है। ड्रैगन भी कहती है तुमने कहा था कि तुम्हारे मैजिक के लिए तुम्हें एक ड्रैगन हर्ट चाहिए है ना, और हमारा एमसी भी मन में सोचता है यह कमीनी क्या यह उस हर्ट को यूजलेस बनाना चाहती है। मैंने कहा रुक जाओ, वह हर्ट ही मेरा एकमात्र चांस है 9th सर्कल तक पहुंचने के लिए, मैं तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। और ऐसा कहकर वह उस ड्रैगन पर भी अटैक कर देता है, जिससे उस ड्रैगन के सिर पर होता है काफी खतरनाक सा ब्लास्ट, लेकिन वह ड्रैगन फिर भी नहीं रुकती और अपने सीने को चीरती ही जाती है, और वह ड्रैगन खत्म होकर वहीं पर गिर पड़ती है। हमारा एमसी कहता है कि यह पागल क्या, आखिरकार उस हर्ट का क्या हुआ? लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। वह देखता है कि उस ड्रैगन ने अपने ही हाथ से अपने ही दिल को निकालकर हमारे एमसी के सामने रख दिया होता है, और कहती है इसे ले जाओ। जिस सीन को देखकर तो हमारा एमसी भी स्पीचलेस रह जाता है। वह मन में सोचता है आखिरकार क्यों? मैं नहीं समझ सकता वेल्ड्रोवा, आखिरकार तुम इतनी आगे क्यों गई? यह तुम्हारा आखिरी चांस था, तुम मुझे मार भी सकती थी। ड्रैगन भी कहती है हाँ मुझे पता था, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरी वजह से इतनी ज्यादा दुखी हुए। एमसी सोचता क्या? ड्रैगन मन में सोचती है काफी लंबे टाइम से मैं अपने आप से ही नफरत करती थी। मैं इस बेकार के ब्लड से नफरत करती थी जो कि मेरी नसों में बहता था, और उस गुस्से से भी जो कि बिना किसी कारण के दूसरी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे मन में आता था। मेरा बेकार का ये सेल्फ, मेरी एग्जिस्टेंस ही दूसरे लोगों को काफी हद तक डरा देती थी। तो अगर मैं मर जाऊंगी तो ये सारी चीजें ही रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन जीते जी खुशियों की आशा करना यह मेरा एक बेकार का सपना था। और ऐसा मन में सोचते हुए वह रो भी रही होती है, और वह हमारे एमसी से भी कहती है अब जब सभी लोग मुझसे इतना दुखी हो ही रहे हैं तो मुझे कम से कम तुमको तो खुशी पहुंचानी ही होगी ना, और मैं आशा करूंगी तुम्हें इससे थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी, और यही वह लास्ट चीज है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ। और ऐसा कहकर उसका अंत वहीं हो जाता है। इस सारे सीन को देखकर हमारा एमसी भी अलग ही सदमे में चला जाता है, और अपने सीने को पकड़ते हुए कहता है आखिर ये कैसी फीलिंग है? आखिर मैं इतना अनईजी फील क्यों कर रहा हूँ? वेल्ड्रोवा तुम कमीनी, मरते मरते भी मेरे साथ क्या गड़बड़ कर गई है? रुको सोचो, आखिर मैं यहाँ पर किस लिए आया था? 9th सर्कल मेरे सामने है, एसेंस ऑफ ड्रैगन जो कि सदियों से बचा हुआ है। अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर लूंगा तो इससे मैं ह्यूमैनिटी को सरपास कर दूंगा और एक डेमीगॉड के रूप में रिवॉर्ड होऊंगा। जहाँ पर जैसे ही वह ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्व करता है हमारे एमसी के चारों बगल से निकलती है काफी खतरनाक सी एनर्जी, लेकिन अगले ही पल वह अपने आप को कहीं और ही पाता है। वह सोचता भी है आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? मुझे पक्के तौर पर पता है कि मैंने ड्रैगन हर्ट को लिया था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अलग ही चीज की गहराइयों में आ चुका हूँ। क्या यह उस हर्ट का इफेक्ट है? यहाँ पर तो उसका इतना दुख का बड़ा इमोशन है वेल्ड्रोवा का। वेल्ड्रोवा के उन इमोशंस को फील करने के बाद वह भी अपने घुटनों के बल आ जाता है और सोचता है मैंने इन्हें देख लिया, एक डीप और एंशिएंट दुख जिसे मेरे दुख से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता।
फिर भी यह बेचारी अंत तक इस वर्ल्ड से घुलना मिलना चाहती रही। मेरे उस गुस्से और नफरत ने उसकी उस जीवन को खत्म कर दिया। यह कितना डरावना है, मैंने ये क्या कर दिया? वह क्या चीज थी जिसे मैं इतनी बुरी तरीके से चाहता था? क्या एक ग्रेट मेज बनना, या फिर रिवेंज लेना, या फिर एक डेमी ह्यूमन बनना, या फिर एक डेमी गॉड बनना? नहीं, मैं तो बस एक सिंपल फैमिली चाहता था और पीसफुली रहना चाहता था। तो वेल्ड्रोवा, क्या तुम भी मेरी तरह इन्हीं चीजों को चाहती थी? अब तो ये मीनिंगलेस है। वह पहले ही मेरे हाथों से मारी जा चुकी है और आखिर इस पॉइंट पर इसका क्या मतलब है? हमारा एमसी भी गहरे दुख में चला जाता है। तभी हमारा एमसी एक सोल स्पेल, जिसे सिर्फ 9th सर्कल के मेज ही कास्ट कर सकते हैं, जिस स्पेल का नाम है विश, उस स्पेल को कास्ट करता है और कुछ टाइम बाद उसे आवाज आने लगती है, फ्रीडा फ्रीडा। और अचानक से हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं। वह सोचता है आखिरकार मैं कहाँ पर आ गया, जहाँ पर उसके सामने उसके फादर होते हैं, जो कि कहते हैं, फ्रीडा तुम पंक, तुम्हारे फादर तुमसे कुछ बात कर रहे हैं और तुम उनका जवाब भी नहीं दे रहे। एमसी भी इन सारी चीजों देखकर थोड़ा सा असमंजस में होता है। वह भी मन में सोचता है कि मुझे पक्के तौर पर पता था कि मैंने इन्हें क्रिपल करके मार दिया था, लेकिन आखिरकार यह दिन कौन सा है? और फाइनली भाई वह उसी दिन पर आ चुका होता है जहाँ पर उसके फादर ने उसको उस वेल्ड्रोवा के एंगेजमेंट के बारे में बताया होता है। और उसके फादर कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हें पता होगा आखिर इसका क्या मतलब है, और अगर तुम इस एंगेजमेंट को रिफ्यूज करोगे तो तुम्हें इस फैमिली से। तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता है और अपने फादर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं समझ गया, मैं ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा के साथ एंगेजमेंट करूंगा और फॉर्मली तौर पर इसे एक्सेप्ट भी करता हूँ। फिर हमें हमारे एमसी के भाई और इस फैमिली के सेकंड बेटे हुरैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहता है, क्या वह कमीना ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा के साथ एंगेजमेंट के लिए तैयार हो गया? क्या मैंने सही सुना? मुझे यह यकीन है कि वह थोड़ा पागल है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह खुद चलकर अपनी कवर में जाकर दफन हो जाए। आखिर वह अभी कमीना क्या करने के बारे में सोच रहा है? उसका बटलर भी उसे बताता है कि हाँ, वे अब जाने की तैयारी में हैं। उन्होंने सारे सर्वेंट्स को अपने रूम से निकाल दिया है और अपने आप को उसी रूम में बंद कर लिया है। हुरैन भी कहता है, अच्छा ऐसा है, तो फिर मेरे पास भी अभी टाइम बचा हुआ है अपने भाई से बात करने के लिए। चलो चलकर देखते हैं आखिरकार उसका चेहरा किस तरीके का दिख रहा है। तभी हमारे एमजी के रूम का सीन दिखाया जाता है और अगले ही पल दरवाजे से उसका भाई अंदर आ जाता है, जो कि कहता है, तुम कमीने फ्रेडा, आखिरकार तुम यहाँ से अभी तक क्यों नहीं गए? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तभी वह किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और देखता है कि हमारा एमसी एकदम तैयार होता है। वह मन में सोचता है, मुझे तो लगा था कि यह काफी ज्यादा रोएगा, चिल्लाएगा और यह कहेगा कि यह नहीं जाना चाहता वहां पर, लेकिन यह तो अपने आप से ही तैयार हो गया। हमारा एमसी भी कहता है, बिना नॉक नॉक करे और बिना इजाजत ले किसी और के रूम के अंदर आना अच्छा नहीं होता भाई। अगर तुम उन सर्वेंट्स के बारे में पूछने आए हो तो उनसे मैंने ही कहा था उनसे यहाँ से जाने के लिए। उसका भाई भी पूछता है, क्या तुमने ये कपड़े अपने आप ही पहन लिए? एमसी भी कहता है, हाँ, अब से ये काम मुझे ही करने होंगे, तो मुझे इनकी आदत तो डालनी होगी ना। उसका भाई भी मन में सोचता है, क्या ये बंदा वही फ्रेडा है जिसे मैं जानता हूँ? और हमारे एमसी से कहता है, तुम्हारी जो एंगेजमेंट है वह पहले ही फाइनल हो चुकी है, क्या तुम्हें पता हो ये इसका क्या मतलब है? एमसी भी सीधे कह देता है, हाँ मुझे पता है, इसका मतलब है कि यह एक ऑर्डर है जो कि कहता है कि तुम्हें फैमिली से निकल कर जाना होगा। जिसे सुनकर तो उसका भाई भी चौंक जाता है, कहता है, क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम इस एंगेजमेंट में मारे जाओगे। क्या तुम्हें पता भी है आखिरकार डचेस वेल्ड्रोवा की जो फियांसे की पोजीशन है वह अब तक खाली क्यों है? एमसी भी कहता है, हाँ मुझे अच्छे से पता है। पास्ट में जो वेल्ड्रोवा का पहला फियांसे था वह था इस एम्पायर का थर्ड प्रिंस, एक परफेक्ट मैन और ब्रिलियंट माइंड के साथ, जिसके लुक्स भी आउटस्टैंडिंग थे और लोग भी उस पर काफी ज्यादा भरोसा करते थे। लेकिन उसने अपने एम्पायर बनने की पोजीशन को छोड़कर सीधा वेल्ड्रोवा के पास चला गया फियांसे बनने के लिए। उस दिन जिस दिन वह वेल्ड्रोवा के साथ एंगेजमेंट के लिए निकला था, उसकी आंखों में तो काफी ज्यादा आशा थी, लेकिन एक कीड़े की तरह मसल दिया गया। और फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इस एंगेजमेंट में सक्सेस हो पाओगे जिसमें खुद थर्ड प्रिंस भी सक्सेस ना हो पाए? ठीक है, तो फिर आखिरकार एक ऐसे इडियट को समझाकर भी क्या फायदा है जो कि खुद ही ड्रैगन के मुंह में जाना चाहता है। और हाँ, फैमिली के ऑर्डर्स को डिसओबे करने या भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी गली को काटूंगा। एमसी भी कहता है, भाई मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और अपनी उस चीज को अपने पैंट में ही रखना। वैसे भी सभी लोगों को पता है तुम्हारी उन घिनौनी आंखों के बारे में जब तुम अपने भाई की पत्नी की तरफ देखते हो। जिसकी बात को सुनकर उसका भाई भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या तुम कमीने? उसके बटलर ने उसे पकड़ रखा होता है। हमारा एमसी भी कहता है, हाँ, अगर तुम मुझे हिट करना भी चाहते हो तो तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा। वैसे भी ये बचपन वाला टाइम नहीं है, अगर मेरे चेहरे पर इस टाइम पर एक भी स्क्रैच आ गया तो थोड़ी वो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी ड्रैगन के जबड़े में जाने के लिए अभी मुझे काफी लंबा रास्ता तय करना है,
तो मैं अपने रास्ते चलता हूँ। जहाँ पर हमारा एमसी अपने सामान को तैयार करके आ चुका होता है बग्गी के पास, जहाँ पर उसका सर्वेंट ढोंग करते हुए कहता है, मास्टर मैं आपको सर्व करते हुए काफी ज्यादा ही अच्छा महसूस किया था और आपको सर्व करना मेरे लिए काफी सम्मान की बात रही। एमसी भी मन में सोचता है, ऐसी चीजें कहना जिनका तुम्हारे लिए भी कोई मतलब ना हो। अगर तुम मेरे लिए ऐसी तरीके से फील करते तो तुम कभी भी मेरे खाने के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। बचपन में जब मैं बीमार होता था तो मुझे लगता था कि यह मेरी कमजोरी की वजह से है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरे सर्वेंट्स भी मेरे साइड पर नहीं थे। पुराने दिनों के बारे में याद करूं तो मुझे उनको मारने का मन करता है, लेकिन इस टाइम पर हमारा एमसी उसे शांत करता है और कहता है, तुमने इस पूरे टाइम में सच में काफी अच्छा काम किया और आपने मेरे जैसे किसी का इतने लंबे टाइम से भी ध्यान रखा। तो मेरे जाने के बाद इस रोजनोवा फैमिली का अच्छे से ध्यान रखना। और हमारा एमसी अपनी बग्गी में बैठकर वहां से जाने लगता है। वह मन में सोचता है, मुझे गुस्सा नहीं आया। शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने अपना बदला पहले ही ले लिया था अपने पिछले जन्म में। मेरे दिल में अभी काफी ज्यादा ही सुकून है। गुस्सा और बदला लेने की इच्छा अब मैं इस ज्यादा फील नहीं कर रहा। जब मैं उस मैजिक को यूज करता था वह मेरे लिए एक ड्रग जैसा था। शुरुआत में यह काफी ज्यादा नशीला था, लेकिन जब मैं इसके थ्रेशोल्ड को बढ़ाता गया तो मुझे भी इस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जब मैं उस पागलपन में खो चुका था तो हर चीज मुझे काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और थ्रिलिंग लगती थी। हाँ, लेकिन अब मैं उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। यह शांति जिसे मैंने काफी लंबे टाइम से महसूस भी नहीं किया, यह इतनी भी बुरी नहीं है। क्या इसका यह मतलब है कि मैं फिर से कभी भी एक मेज के तौर पर अवेकन नहीं हो पाऊंगा? तभी कोच वान कहता है कि माय लॉर्ड, हम पहुंच चुके हैं। वहाँ पर एक बोर्ड लिखा होता है जिस पर लिखा होता है, इस पॉइंट के बाद ग्रैंड डचेस का डोमेन है जहाँ पर एंटर करना स्ट्रिक्टली मना है। और इसी जगह पर हमारे एमसी को छोड़कर वह कोचवान अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। एमसी भी मन में सोचता है, जिस पल मैंने उससे यह कहा कि ड्रैगन उसके सामने कभी भी आ सकता है, वह काफी ज्यादा डर गया और मुझे यहाँ छोड़कर भाग गया। यह तो काफी ज्यादा अच्छा है कि यहाँ पर कोई भी मुझे देख नहीं रहा, लेकिन क्या होगा अगर मेरे सामने अचानक से कोई भी वाइल्ड बीस्ट आ जाए? तो अगर मुझे सर्वाइव करना है तो कम से कम मुझे मैजिक तो सीखना ही होगा। तभी वह किसी को नोटिस करता है और वहाँ पर झाड़ियों के पीछे कोई होती है। हमारा एमसी उसे देखकर कहता है, तो वह यहाँ पर है। और वह लड़की झाड़ियों से निकलते हुए ग्रीट करते हुए कहती है, मैं हूँ लोरी, लेडी वेल्डोर की एक अटेंडेंट। क्या आप फ्रेडा रोजनोवा हो? एमसी भी हाँ करता है। तो वह भी कहती है, ठीक है, तो मैं तुम्हें कासाल तक एस्कॉर्ट करने वाली हूँ, तो इस तरफ चलिए। एमसी बताता है कि यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसे एम्पायर कॉन्कर ना कर सके। इस एम्पायर के जितने भी सिटीजन थे वे इसके पावर के नशे में धुत हो चुके थे, लेकिन सच तो यही था कि इस एम्पायर के पावर में भी एक कमी थी। ईस्टर्न पार्ट में था लैंड ऑफ डीमन, जो कि काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। यह एक ऐसी कलामिटी थी जिस पर ह्यूमंस कभी भी कॉन्कर नहीं कर सकते। तब जिसने फ्रंट लाइन पर खड़े होकर उन मॉन्स्टर्स को रोका वह थी क्रिम्सन ड्रैगन वेल्ड्रोवा। यहाँ तक कि उसने वह डिफेंस लाइन भी बनाई, फिर भी लोग उसे एक इविल ड्रैगन कहते हैं। इसके बजाय उसने जो काम किया उसके लिए तो उसका काफी ज्यादा सम्मान होना चाहिए। और वे लोग तो उसके बारे में बुरा सोचने से पहले एक बार भी हेजिटेट नहीं करते। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि वह सीक्रेटली मॉन्स्टर्स की एक आर्मी को बना रही है, जहां पर हमारे एमसी के पीछे भी कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, लेकिन वह लड़की एक अटैक करके उन मॉन्स्टर्स को भगा देती है और कहती है, यहाँ पर चिंता करने के लिए कोई बात नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ वे बेकार के मॉन्स्टर्स आप पर हमला नहीं कर पाएंगे। एमसी भी उसका शुक्रिया करता है और पूछता है कि आखिरकार हमें कितना और चलना होगा। वह बताती है, इसमें अभी भी 2 घंटे लगने वाले हैं। एमसी भी पूछता है, तुम जब यहाँ पर आई थी तो इतनी जल्दी कैसे पहुंची? वह भी बताती है, मुझे वहां से वहां पर आने में लगभग 10 सेकंड लगे थे, मैं उड़कर आई थी। एमसी भी सोचता है, हाँ, जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था कि यह कोई ऑर्डिनरी मेड नहीं है, एक सबऑर्डिनेट जो कि ड्रैगन के ब्लड को इनहेरिट करती है, एक ड्रैगन की संतान, इनेट स्ट्रेंथ, मैजिक, यहाँ तक कि उसके छुपे हुए वे सींग। वह एक अलग ही लेवल की संतान है जो कि किसी और भी संतान से एकदम अलग है। फिर एमसी कहता है, फिर इसमें तो कैसा रहेगा कि इस बार भी हम उड़कर वहां पर चले जाएं? तो वह मेड भी बताती है, अगर ऐसा है तो मुझे आपको अपनी बाहों में पकड़ना होगा और यह मेरे लिए सही नहीं है लॉर्ड फ्रेडा। एमसी भी कहता है, नहीं, मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम उड़ सकती हो तो मैं इसे एंड्योर कर सकता हूँ। वह मेड भी कहती है, नहीं, मैं ऐसा करना ही नहीं चाहती। तब भी तो एमसी भी शांत हो जाता है। वह कहता है, अगर तुम ऐसा करना ही नहीं चाहती तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब हम इतने लंबे टाइम से चल रहे हैं तो थोड़ा आराम कर लें तो कैसा रहेगा? वह भी कहती है, हमें जल्दी करनी होगी, वहां पर हमारे मास्टर हमारा इंतजार कर रही हैं। जिसे देखकर तो वह भी परेशान हो जाता है और मन में सोचता है, सच में शादी करना इतना भी आसान काम नहीं है। तभी वह मेड अपने दरवाजे पर नॉक नॉक करती है और कहती है,
मास्टर आपके फियांसे आ चुके हैं। एमसी भी मन में सोचता है मैं डोर की उस तरफ से कुछ महसूस कर सकता हूँ। क्या सिर्फ ड्रैगन के ऑरा का प्रेशर ही इतना ज्यादा इंटेंस है? मेड उससे कहती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं मास्टर के मैसेज को लेकर आती हूँ और जो भी शब्द कहेंगी मैं तुमको बता दूंगी। एमसी भी कहता है क्या मैं उससे डायरेक्टली बात नहीं कर सकता? वह लड़की भी काफी ज्यादा सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ कहती है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे किसी पर्सन के पास मेरे मास्टर के सामने खड़े होने का कोई अधिकार भी है? जिसे देखकर एमसीयू डर जाता है और कहता है अब मैं समझ गया, तुम जा सकती हो अंदर। तो फिर एक पल बाद वह अंदर से आती है और कहती है तो ठीक है, मैं ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा का मैसेज आपको डिलीवर करने वाली हूँ। और वह बताती है उन्होंने कहा है कि तुम जो आर्केन एम्पायर के ऑर्डर पर मुझसे एंगेजमेंट करने आई हो, मैं तुम्हारी साहस की सराहना करती हूँ जो कि तुम इतनी दूर तक मुझसे मिलने आए। हालांकि मेरा तुमको एंगेजमेंट के लिए फोर्स करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। उस जगह पर वापस लौट जाओ जहाँ से तुम आए हो। एमसी भी मन में सोचता है मैं उसकी फियांसे के तौर पर इतनी दूर से आया और वह मुझे वापस भेज रही है। अगर मैं पिछली लाइफ वाला पर्सन होता तो इसे एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इस बार मैं डिफरेंट हूँ। और एमसी कहता है इस बॉन्ड की शुरुआत किसी कमांड से नहीं हुई है, मैं यहाँ पर अपनी इच्छा से खड़ा हुआ हूँ। मेरी यहाँ से वापस जाने की कोई भी इच्छा नहीं है, मैं अपनी इस एंगेजमेंट को पूरा करना चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर वह मेड भी चौंक जाती है और एकदम शांत खड़ी होती है और कहती है मैं समझ गई। अगले ही पल वे हमारे एमसी के सामने एक रुपयों से भरा थैला लाकर रख देती है और कहती है जो कि उसी वेल्ड्रोवा ड्रैगन के शब्द होते हैं, जो कि कहती है मैं तुम्हारी उस विल की सराहना करती हूँ जिस वजह से तुम यहाँ पर आए हो। अगर तुम अब यहाँ से लौट कर जाओगे तो तुम्हारे लिए रहना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो मैं तुमको काफी सारे रुपए देती हूँ, तो इन सभी रुपयों को ले जाओ और एक नया घर बसाओ। एमसी भी कहता है मेरा पावर और वेल्थ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो सिर्फ ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा, मैं तो सिर्फ आपके साथ एंगेजमेंट में इंटरेस्टेड हूँ। वह मेड भी इस सारे सीन को देखने के बाद थोड़ी तो शांत होती है और एकदम से गेट को बंद करते हुए चिल्लाते हुए कहती है मैं अब और ज्यादा अपने टाइम को वेस्ट नहीं करने वाली, तुम यहाँ से निकल जाओ। जिसकी बात को सुनकर हमारा एमसी भी कहता है क्या यह भी कोई डचेस का मैसेज है? वह कहती है नहीं, मेरे मास्टर के अटेंडेंट होने के नाते अपनी इच्छा से इन बातों को तुमको कह रही हूँ, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे। और ऐसा कहकर वह अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है। एमसी भी मन में सोचता है क्या ड्रैगन फियर, और वह हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है मैं तुम्हारे जैसे मॉर्टल क्रिएचर्स के बारे में किसी और से भी ज्यादा जानती हूँ, तुम्हारे जैसे ट्रेस जिनके अंदर मेरी लेडी के लिए कोई भी भावना नहीं है, तुम सिर्फ पावर और एम्बिशन से भरे हुए हो। एमसी भी कहता है तो इस वजह से वह थर्ड प्रिंस मारा गया था? मेड भी बताती है हाँ, उसके माइंड में भी यही विचार थे, वह चाहता था एक मैरिज पैक्ट बनाना जिससे वह लेडी वेल्डोरा का अपने हिसाब से यूज कर सके। हालांकि उसे लगा था कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे मास्टर से कुछ भी नहीं छुप सकता। एमसी भी कहता है हाँ, वह सच में काफी ज्यादा एरोगेंट था। और वह मेड हमारे एमसी के ऊपर आते हुए कहती है मेरी आंखों में तुम भी कोई अलग पर्सन नहीं हो, मेरी मास्टर को निराश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम भी थर्ड प्रिंस की तरह मरना चाहते हो? जिसे देखकर हमारा एमसी भी मुस्कुराता है, लेकिन हमारा एमसी उससे कहता है मैं फ्रेडा रोजनोवा यह कसम खाकर कहता हूँ कि मैं यहाँ पर बिना किसी लालसा के आया हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी ने मुझे फोर्स किया इसके लिए, ना ही इसलिए ताकि मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। और वह मन में सोचता है मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि उसने लास्ट टाइम पर उस हर्ट को मुझे दे दिया था, मेरे जैसे एक सेल्फिश पर्सन को। और कहता है इस बार मैं तुम्हारा अलाई बनना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे पर्सन की तरह आया हूँ जो कि वेल्ड्रोवा का फियांसे बनना चाहता है। मैं एक ऐसे पर्सन के तौर पर आया हूँ जो कि ड्रैगन का फियांसे बनेगा, क्योंकि हमारी नियति में ही एक दूसरे का हस्बैंड और वाइफ बनना लिखा हुआ है। उनसे जाकर कह दो कि अब से हम डायरेक्टली बात करेंगे, किसी अटेंडेंट के साथ बात करने के बजाय। जिसकी बात को सुनकर मेड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। वह कहती है तुम बेकार के कमीने, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बेकार की बातों को कहने की? जहाँ पर वह एक पल के लिए रुकती है और फिर शांत होते हुए कहती है प्लीज थोड़ी देर के लिए इंतजार करें। हमारा एमसी भी कहता है श्योर। और वह मेड भी ड्रैगन के सामने जाकर एमसी के ही स्टाइल में कहती है मैं वह पर्सन हूँ जो कि लेडी वेल्ड्रोवा का फियांसे बनेगा। हाँ, यही कहा था उसने। ओह, 12 रूलर्स में से एक एब्सोल्यूट पावर की प्रतीक चिन्ह। हाँ भाई, वह मेड इसी तरीके से उसे ग्रेट करती है। ड्रैगन भी कहती है क्या ये सच है? किसी उसके लिए आगे जाना? अब तो मैं भी थोड़ी बहुत क्यूरियस हूँ उसके बारे में, आखिर वह किस तरीके का पर्सन है। और भाई यही होती है क्रिम्सन ड्रैगन ग्रैंड डचेस वेल्ड्रोवा। वैसे जब तुमने उसे पहली बार देखा था तो वह किस तरीके का पर्सन था? मेड भी बताती है वह तो शुरुआत में काफी ज्यादा कमजोर सा ह्यूमन लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह कासल पहुंचते पहुंचते ही मारा जाएगा। और वह काफी खतरनाक तरीके से एक बद्दा दिख रहा था। और इन बातों को उसने अपनी आंखों को ऊपर चढ़ाते हुए कहा होता है, जिससे वह ड्रैगन भी समझ जाती है कि कुछ गलत है। तो वह भी कहती है लूरी। ड्रैगन को सीरियस होता देखकर ल्यूरी भी कहती है मुझे माफ करना, उसका चेहरा सच
सच में काफी ज्यादा प्रिटी है। ड्रैगन भी कहती है नहीं, मैं इस बारे में नहीं पूछ रही, जिसकी बात को सुनकर वह भी शांत हो जाती है और मेड बताती है कि वह थोड़ा अनयूजुअल था। मैं एक ड्रैगन की संतान हूँ, तो मॉर्टल्स को डराना ये काफी ज्यादा ही आसान काम है मेरे लिए। वह पर्सन तब भी नहीं डरा जब मैंने अपने ऑरा को रिलीज किया था, तो मुझे भी ऐसा यकीन है कि वह भी आपकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। ड्रैगन भी उसकी बात को सुनने के बाद हंसती है और कहती है सच में कितना भाग्यशाली है एक ऐसा ह्यूमन जो कि मेरी नजरों से नजरें मिला सकता है, तो शायद से मैं उसे नॉर्मली फेस कर सकती हूँ। मेड कहती है क्या नॉर्मली? ड्रैगन भी कहती है हाँ नॉर्मली। और वह मेड बाहर आने के बाद हमारे एमसी से कहती है मेरी मिस्ट्रेस ने इस एंगेजमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कहा है। अभी के लिए मैं आपको आपका गेस्ट रूम दिखा देती हूँ, इधर होकर आइए। फिर वह हमारे एमसी को गेस्ट रूम में ले जाती है जो कि काफी सुंदर लग रहा होता है। एमसी मन में सोचता है जितना मैंने सोचा था यह रूम तो उससे भी ज्यादा मेंटेन किया गया है, और पूछता है कि आखिरकार इस प्लेस को इतना अच्छा किसने बनाया, किसने इसकी साफ सफाई की, किसने इसका रखरखाव किया। मेड भी कहती है मैंने किया होगा ना, और कौन करेगा। एमसी भी कहता है क्या तुम्हारे अलावा इस जगह पर कोई और नहीं है? वह भी रूड होते हुए कहती है गेस्ट, मैं मेरी मिस्ट्रेस की इकलौती अटेंडेंट हूँ गेस्ट। एमसी भी कहता है क्या गेस्ट? तुमने मुझसे गेस्ट कहा? मैं तो उसका फियांसे हूँ ना। मेड जिसका नाम लूरी है वह भी कहती है अभी तक तुम्हारी मैरिज सेरेमनी कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से तुम मेरे लिए कुछ और नहीं बल्कि एक गेस्ट हो। उसकी इस बात को सुनकर हमारा एमसी भी चौंक जाता है। वह मन में सोचता है यह तो उनको एक डॉग की तरह गार्ड कर रही है, मानो कह रही हो कि मुझे ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। एमसी भी कहता है पॉइंटलेस बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि आखिरकार एंगेजमेंट सेरेमनी कब की है। लूरी भी कहती है ओ वो तो 1 महीने के अंदर रखी जाने वाली है मिस्ट्रेस, मैं और तुम। इसे ड्रैगन लायर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से रखा जाएगा। एमसी भी कहता है अच्छा ऐसा है तो 1 महीना काफी रहेगा। फिर वह मेड भी उसकी तरफ देखती है। वह मेड भी कहती है तुमसे किसने कहा कि सिंपली तौर पर तुम्हारी ये बेडिंग कंप्लीट हो जाएगी? वह 1 महीने का टाइम तुम्हारी डेडलाइन है अपने वर्थ को प्रूव करने का। एमसी भी कहता है क्या डेडलाइन? हाँ, उनके पार्टनर के रूप में आपका एक काफी अच्छा स्टेटस होना चाहिए ताकि वह इसके रूल के लिए भी बेनिफिशियल हो। अब से तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, प्लीज यह प्रूव करो कि तुम उसके फियांसे बनने के लिए क्वालिफाई हो। इस बात को सुनकर एमसी को एक बार फिर से रियलाइज होता है कि मैरिज करना इतनी भी आसान बात नहीं है, और पूछता है क्या यह भी तुम्हारे मास्टर ने कहा था? मेड भी कहती है नहीं, यह मेरी इच्छा है। जिसकी बात पर हमारा एमसी भी कहता है क्या एक अटेंडेंट खुद से अपनी चीजों को डिसाइड कर सकती है? लूरी भी कहती है मेरी मिस्ट्रेस एक काफी ज्यादा ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, वे इस मामले को ऐसे ही जाने देंगी, लेकिन मैं नहीं जाने दे सकता। प्लीज ये प्रूव करो कि तुम्हारी ये बेकार सी बॉडी कुछ करने का पोटेंशियल रखती है। अगर तुम यह भी नहीं कर पाए तो चाहे तुम मिस्ट्रेस का फियांसे ही क्यों ना बन जाओ, तो भी तुम्हें ग्रैंड डचेस के जीवन साथी के रूप में कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। एमसी भी उसकी सारी बातों को समझ रहा होता है और सोचता है कि मेरी फियांसे ने काफी अच्छे पर्सन को अपनी साइड पर रखा हुआ है, चाहे वह मुझसे नफरत भी करती है फिर भी उसने अपने मास्टर को सबसे पहले रखा और उनके जीवन साथी के रूप में नेसेसरी चीजों को पॉइंट आउट किया। इस तरीके का कोई लॉयल पर्सन आखिरकार फाइनल मूवमेंट पर यह वहाँ क्यों नहीं थी। और एमसी भी कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम कह रही हो मुझसे कि मुझे अपनी कैपेबिलिटीज को शो करना होगा, तो आखिरकार मुझे कितना राइज करना होगा? क्या मुझे इस एम्पायर का एम्परर बनना चाहिए? मेड भी कहती है नहीं, इतना ज्यादा नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि कोई भी बड़ा पर्सन तुम्हें नीची नजरों से ना देख सके। एमसी भी मन में सोचता है ये बात तो इसने इतनी आसानी से कह दी, तुम कह रही हो कि मुझ में इतना पोटेंशियल होना चाहिए ताकि मैं एम्परर को भी सरपास कर दूं? ठीक है मैं समझ गया। हमारे एमसी को इतना शांत देखकर उस मेड को भी थोड़ी इरिटेशन होती है। वह भी कहती है आखिर तुम इतने शांत कैसे हो? क्या ड्रैगन्स तुम्हें इतने आसान दिखाई देते हैं या फिर तुम कोई स्टूपिड हो? एमसी भी कहता है नहीं, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं 1 महीने के अंदर इतनी एबिलिटीज को दिखा दूंगा जिससे तुम कन्विंस हो जाओ। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर वह भी सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार इस ह्यूमन के पास ऐसी क्या चीज है जिस वजह से यह इतना ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। मुझे अपनी पोटेंशियल को प्रूव करना है। हाँ यह बात तो सही है कि मेरे पास अभी भी कोई एबिलिटी नहीं है, हालांकि इस कॉन्टिनेंट में मेजेस काफी ज्यादा प्रीसियस माने जाते हैं, जिनमें से मेरे पास है 9th सर्कल की मेज की एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस है। किसी भी मेज के लिए उसका फर्स्ट सर्कल काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। यह एक क्रॉस रोड की तरह होता है जो कि किसी पर्सन के मानव सर्किट के नेचर को डिटरमाइन करता है। ब्लू सर्किट शांति और मेडिटेशन से क्रिएट होता है, हालांकि यह काफी स्लो और स्टेबल होता है जिसे काफी सारे ही मेजर्स चूज करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेड सर्किट जो कि काफी खतरनाक इमोशंस से क्रिएट होता है। यह मानव सर्कल दूसरे लोगों को काफी तेजी से ग्रो करने के लिए अलाउ करता है, लेकिन एक्सचेंज में वह बंदा अपने ही इमोशंस द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है और एकदम से पागल सा हो जाता है।
जहाँ पर मेरे पास्ट में मैं अपनी नफरत वाले इमोशंस के बल पर ग्रेट मेज बन चुका था। अगर मैं उसी रास्ते पर चलूं जिसे मैंने अपनी पास्ट लाइफ में चूज किया था तो मैं काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकता हूँ, लेकिन इस बार मैं एक अलग रास्ता चुनूंगा ताकि मैं अपनी भावनाओं में ना बहूं। एक सप्ताह बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह अभी भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और माना सर्कल क्रिएट करने का ट्राई करता है, लेकिन अगले ही पल उसका वह सर्कल टूट जाता है और मन में सोचता है एक और फेलियर। किसी भी ब्लू सर्कल को क्रिएट करने के लिए यूजुअली 3 साल तक लग जाते हैं। हाँ, इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है, लेकिन मेरे रिग्रेशन की उन सेंसेस की बदौलत मैं इसे काफ़ी जल्दी ही कर सकता हूँ। हालांकि यह उस रेड सर्कल से पूरी तरीके से डिफरेंट फील होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 3 सप्ताह बचे हुए हैं इस रेट से। तो जहाँ पर मेड खाना लेकर आ चुकी होती है, वह कहती है, क्या तुम अभी भी तैयारी कर रहे हो? एमसी भी हाँ करता है। वह कहती है, देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ बदला हो। वह भी बताता है, अगर मैं इसे करता रहूंगा तो ये हो ही जाएगा। और मन में सोचता है, लेकिन सच तो यही है कि मैं कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कोई और अप्रोच चाहिए होगी। लेकिन खाना खाते खाते अचानक से उसे एक अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है। वह भी पूछता है कि आखिरकार ये वाइब्रेशन कैसी? वह बताती है, हमारी मिस्ट्रेस अभी मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रही है। एमसी भी कहता, क्या मॉन्स्टर्स का खात्मा? वह बताती है, हाँ, वह पर्सनली जाकर जो मॉन्स्टर लैंड ऑफ डीमन से बाहर रेंगते हुए आ चुके हैं उनका खात्मा कर रही है। जिसकी बात को सुनकर हमारा एमसी भी कहता है, मैं उस बैटल को अपने आंखों से देखना चाहता हूँ। मेड भी मना करती है, बताती है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम वहाँ ना जाओ। हमारा एमसी भी पूछता है, लेकिन क्यों? मेड भी कहती है कि किसी भी ह्यूमन का माइंड उनकी बैटल को एंड्योर नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी एंगेजमेंट से पहले अपनी पैंट में नहीं मूतना चाहते तो तुम्हारे लिए तो यही अच्छा रहेगा कि तुम उनकी बैटल को ना ही देखो। तो एमसी भी सीधा मना कर देता है और कहता है, यह तो उनकी एक ड्यूटी है जो कि आगे चलकर उनका एक पार्टनर बनने वाला है। मैं उनकी उस बैटल को अपनी आंखों से विटनेस करना चाहता हूँ। जहाँ पर अगले ही सीन में वह मेड हमारे एमसी को वहाँ पर उड़ा कर ले आई होती है और कहती है, हम पहुँच गई। वह जैसे ही उसे नीचे रखती है, वह अचानक से जमीन पर गिर पड़ता है। मन में सोचता है, इसके उड़ने की स्पीड तो किसी टेलीपोर्टेशन से बिल्कुल भी कम नहीं है। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मेड भी कहती है, मैं वह पर्सन नहीं हूँ जिसे आपको देखना चाहिए, खड़े हो जाओ और सामने देखो। एमसी भी अपने सामने की ओर देखता है और सामने के नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है और कहता है, यह जगह जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ने किसी चीज को काफी तेजी से ही जकड़ रखा होता है और हमारे एमसी को भी वेल्ड्रोवा कहीं नहीं दिखती। तो वह भी कहता है, आखिरकार वेल्ड्रोवा कहाँ है यहाँ पर? तभी अचानक से उन मॉन्स्टर्स के बीच में से एक अजीब सी एनर्जी निकलती है और होता है काफी तगड़ा सा ब्लास्ट, जिसके अंदर से निकलती है हमारी वेल्ड्रोवा। सारे मॉन्स्टर्स अचानक से उसे वहां पर अपेयर होता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वेल्ड्रोवा भी उन्हें बीच से पकड़कर काफी बेरहमी से चीरने लगती है। इसी तरीके से एक एक करके सारी मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रही होती है। फिर वह करती है फायर ब्रेथ नाम का काफी खतरनाक सा अटैक, जिसके उस नजारे को वह मेड और हमारा एमसी दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। तभी वह ड्रैगन काफी जोर से कुर्राता है और करता है काफी खतरनाक सा रॉर अटैक, जिससे तो हमारे एमसी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वह वहीं जमीन पर बैठ जाता है। मन में सोचता है, तो वह इतनी खतरनाक पावर को पोजेस करती है, एक ड्रैगन रॉर। उसकी उस हालत को देखकर मेड भी कहती है, क्या तुम्हें अब समझ में आया यह कितना बेकार है किसी ह्यूमन को ड्रैगन के साथ ज्वाइन करना? यह है उसकी ट्रू फॉर्म है जो कि तुम्हारी पार्टनर बनने वाली है।